Hello everyone, this is Om Prakash and we are going to have a discussion on acceleration's time graph. The purpose of the whole discussion is to make you aware of the fact that whenever you see an acceleration time graph, you could be able to comprehend and describe the motions comfortably. So let's see now, acceleration's time graph actually होता क्या है? एक्सेलरेशंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि हम बॉडी के एक्सेलरेशंस को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं. वी प्लॉट बॉडी एक्सेलरेशंस विद रिस्पेक्ट टाइम. ठीक है, जैसे इसमें जो नॉर्मल कन्वेंशन है कि एक्सेलरेशंस हमारा वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस पे होता है और जो मेरा टाइम होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया मेरा टाइम एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये एक्सेलरेशन. ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन इधर की ओर के जो एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा और इधर जो है वो निगेटिव एक्सेलरेशन को. तो जैसे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी हमारा ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व जो है तो क्या एक्सप्रेस करता है, ये द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट है. साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है ओरिजिन ओ से पॉजिटिव डायरेक्शंस में है, तो ये पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इस कर्व को देखने से क्या पता चलता है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ये ए नोड है, ए है. इस कर्व को देखने से हमको पता चलता है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन ईच टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट. ठीक है, चेंज in velocity of body in each time interval is constant. तो ये कर्व को देखने से आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए और साथ में वेलोसिटी पॉजिटिव है. वेलोसिटी पॉजिटिव के कहने का यही मतलब है यहाँ पे कि अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो से कंसीडर करेंगे, जैसे कि अभी का केस है, ये देखिए ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई बॉडी मोशंस कर रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो मेरा ओरिजिन है, जहाँ से हम हर चीज को मेजर करने जा रहे हैं. तो दिस इज अ ओरिजिन. ठीक है, दिस इज द ओरिजिन. अब इसमें अगर बॉडी इनिशियली, इफ द बॉडी इज इनिशियली लोकेटेड एट दिस पॉइंट राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, इफ बॉडी इज लोकेटेड एट द राइट ऑफ ओरिजिन, ओके, एंड बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स इन वेलोसिटी वी नोट, वी नोट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब बॉडी पे एक्सेलरेशन लगा, ये एक्सेलरेशन ए लगा. अब क्या होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शंस में, और अगर वेलोसिटी और ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है तो इसका क्या होगा कि वेलोसिटी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगा, बॉडी विल एक्सेलरेट. इसको देखा कि बॉडी एक्सेलरेट करेगा जैसे जैसे टाइम मूव करेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपने एज्यूम किया था कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी वी नोड है एंड दिस इज टुवर्ड्स द राइट. लेकिन यही केस अगर आपका ऐसा होता कि बॉडी जो है सो यहाँ है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ है और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस बार इस डायरेक्शन से मूव कर रही है, मतलब माइनस ऑफ वी नोट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द हम लेफ्ट शो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये माइनस वी नोट वेलोसिटी हो गई. अब ये अगर माइनस वी नोट वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रही है और यहाँ देखिए इस कर्व में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा एक्सेलरेशन ए. और इस केसेस में क्या होगा, तो बॉडी जो है सो डी एक्सेलरेट करेगी, डी
एक्सेलरेट करेगी। तो मेरा ये चीज समझाने का जो पर्पस था कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके ये तो कंक्लूड कर ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन उस एक्सेलरेशन का इम्पैक्ट बॉडी को के वेलोसिटी को इंक्रीज करने में है, या मेरा कहने का मतलब है बॉडी को एक्सेलरेट करने में है या बॉडी को डीएक्सेलरेट करने में है, ये निर्भर करता है कि बॉडी की वेलोसिटी किस डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेलरेशंस, I mean to say कि whether the body will accelerate due to this acceleration or deaccelerate due to this accelerations, it depends on the initial velocity of the body। ठीक है, ये मेरा जो मेन पर्पस था। तो आपने यहाँ से ये कंक्लूड कर लिया कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो मेरा जो है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ईच टाइम इंटरवल कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन ये जो है सो पॉजिटिव है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी उसमें जो है। ठीक है, तो आपने इस तरह के मोशंस मतलब एटी ग्राफ से एक कांस्टेंट एटी ग्राफ से कंक्लूड किया। ठीक है, यहाँ जो एटी ग्राफ है इसका स्लोप 0 हो गया, और स्लोप 0 हो गया तो ऑब्वियस है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर मेरा एटी ग्राफ ऐसा होता, इस टाइम एक्सिस है, ओके, और यहाँ से बॉडी यहाँ गई, यहाँ आए, यहाँ से फिर दिस इज आवर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन ये इधर है, टाइम टी इधर है, तो इसमें आप मोशंस को कैसे डिस्क्राइब कर पाते? तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस कर ली अभी तक कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन के इम्पैक्ट को तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होगी तभी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो अब केस अभी का जो हम एक केस लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है एक बॉडी पे लग रही है, वो बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया कौन सा, ओरिजिन हो गया, बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, ये बॉडी इधर v वेलोसिटी के साथ जा रही है। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशंस का जो है, ये एक्सेलरेशंस का इम्पैक्ट हम इस कंडीशंस में देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ देखिए इस कंडीशन में जो हम लोग इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या है, 0 से टाइम t1 तक एक्सेलरेशंस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इधर लग ही रही है, साथ में इस पे एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा ए, ठीक है, तो क्या होगी, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये क्लियर हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो बॉडी जो है तो तेजी से आगे की ओर जाएगी। अब यदि मान लीजिए कि टी था कि टी बराबर 0 से चली और ये टी बराबर t1 में यहाँ पहुंची, टी बराबर t1 में बॉडी कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, क्या हो गया, टी इक्वल टू t1 टाइम पे। टी बराबर t1 टाइम पे बॉडी जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पहुंचने के बाद बॉडी की एक वेलोसिटी होगी, मान लीजिए इसने जो है सो अब जो वेलोसिटी इसने अचीव की है, ये वेलोसिटी हो गई v1, v t1 बोलते हैं, t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी v t1 अचीव हो गई। अब आप देखिए कि यहां से यहां के बीच में मेरा क्या लग रहा है, 0 एक्सेलरेशन, 0 है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी के वेलोसिटी को अब t1 से t2 टाइम के बीच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही है उसी वेलोसिटी से बॉडी चलती रहेगी। तो अब ये मेरा जो v t1 वेलोसिटी है, तो इसी वेलोसिटी से बॉडी चलते हुए जो है सो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे, t इक्वल टू t2 पॉइंट पे आ गया। अब इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, तो v t1 था, क्योंकि इसके बीच में बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा था, तो 0 एक्सेलरेशन लग रहा था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से खेल शुरू हो गया, यहाँ से जो है देखिए यहाँ पे अब बॉडी को एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लीजिए -a एक्सेलरेशन लग रहा है, तो -a एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब अब यहाँ से जो है तो मेरा एक्सेलरेशन लगना शुरू हुआ, ये एक्सेलरेशन किधर की ओर है, ए,
ये माइनस ये एक्सेलरेशन हम जो है सो बोलते हैं, क्योंकि ये इधर की ओर लगेगा। अब क्या होगा, तो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी स्टार्ट रिड्यूसिंग ग्रेजुअली। क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन starts reducing gradually। ठीक है, अब वेलोसिटी घटनी शुरू हो गई इसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी के है, तो बॉडी जो है सो अब चलता जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही और बॉडी की वेलोसिटी घटती जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये टाइम जो है ये यहाँ से ये यहाँ आया बॉडी, ठीक है, T2 था, ठीक है, ये T2 टाइम था। अब ये मान लीजिए कि ये टाइम जो है मेरा यहाँ पे ये T3 टाइम, ठीक है, बॉडी यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है अभी इसका मान लीजिए बहुत कम हो गया, Vt जो है अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया इसका वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इस पे अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये डिपेंड करता है कि ये टाइम इंटरवल का ड्यूरेशन कितना है। यदि ये T2 माइनस T3 के टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि T3 तक आते आते बॉडी की वेलोसिटी जो है सो कुछ बची रहे तो बॉडी राइट में मूव करता रहेगा, लेकिन अगर T2 से T3 के बीच में बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में आ गई हो, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे T2 इस पॉइंट पे बॉडी रेस्ट में आ गई, तो ये एक्सेलरेशन उसको क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करवा देगा। ये डिपेंड करता है कि ड्यूरेशंस ऑफ टाइम T2 एंड T3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशंस, ठीक है। तो इससे आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं बॉडी के मोशंस को जो है सो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सिचुएशंस पे, स्लोप ऑफ द एटी कर्व। देखिए अब तो हम जानते ही हैं कि स्लोप एक्चुअली में क्या होता क्या है कि dA by dt, दिस इज द स्लोप, dA by dt ही हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो ये जो dA by dt है ये क्या है, स्लोप ऑफ एटी कर्व। एटी ये एक्चुअली में है क्या, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू dA by dt स्लोप ऑफ द एटी कर्व है। तो जरा बताइए कि अगर हमारा कर्व जो है ये कुछ अगर ऐसा हो, ये हो गया एक्सेलरेशन और टाइम का एक्सिस, और मेरा कर्व अगर ऐसा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चूंकि ए क्या है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ एटी क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन 0 हो गया। हो गया 0 हो गया। अच्छा ठीक है, तो एक कर्व और हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पर, और जो हमारा कर्व है ये ऐसा है, ऐसा है, ये मेरा एक्सेलरेशन है, ये मेरा टाइम एक्सिस है, और एक्सेलरेशन मेरा ऐसा है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, हाउ कैन व्हाट कैन यू से वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या कर सकते हैं। तो भैया ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसके लिए आपको जो है सो देखना होगा कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ये जो है ये पॉइंट ऐसे काटा, स्लोप टेंजेंट, ये पॉइंट ऐसा, ये पॉइंट काटा, ठीक है। एंगल देख लीजिए, ये एंगल की स्लोप ऑफ एंगल ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, और ये θ3 हो गया। आप लिख सकते हैं कि θ1 से बड़ा स्लोप, देखिए ज्यादा आप ऐसे भी देख सकते हैं स्लोप स्टीप होते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एज ए टाइम इंक्रीजिंग स्लोप्स आर स्टीपिंग। तो θ1 से बड़ा हो गया, θ2 से बड़ा हो गया, θ3। तो आप ये कह सकते हैं क्या, स्लोप इंक्रीजिंग
slope of AT curve increasing and so acceleration is increasing. ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग का भी केस होता है. आप ये बहुत सारा डिक्रीजिंग ग्राफ भी पहले देख चुके हैं जो है सो, जैसे ये है ऐसा है. अब ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है. तो ये सब वेरिएबल एक्सेलरेशन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते. ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप और इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग. रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया. अब हम आते हैं एरिया अंडर द AT कर्व. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अभी तक तो हमने देखा है कि VT कर्व का जो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड विद VT कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन एरिया अंडर द AT कर्व ये आपको क्या देगा, हम लोग इसको देखते हैं. एक तो चीज है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू dv बाई dt. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इक्वल टू a. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को देखने से ऐसा लगता है कि जो है सो dv इज इक्वल टू a dt. ठीक है, तो dv क्या है, एलिमेंटल चेंज इन वेलोसिटी, a very small change in velocity of a body in time dt हो जाता है. You can write it as dv is, क्या लिखेंगे कि dv is elemental change, elemental और very small लिख सकते हैं, very small change in velocity of body in time dt. अब अगर मेरा एक्सेलरेशन जो है सो टाइम का फंक्शन है तो ये कैसा होगा, ये टाइम का फंक्शन है, क्या हो गया, ऐसा है. ये एक्सेलरेशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है. तो जिससे मान लीजिए हमारा फंक्शन ऐसा है. ठीक है, इसी से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. तो dt, और ये हम समझ सकते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो डिस्क्राइब किया गया है यहाँ से यहाँ के बीच में. ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम है ये t1 मान लीजिए और ये जो टाइम है ये t2 मान लीजिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या चीज है कि a dt मतलब dt टाइम में जो है चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई है. तो बेसिकली a dt है क्या, यहाँ से देखिए a dt is nothing but a rectangle area bounded by a elemental rectangle of height a and width dt. मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर ये टाइम इंटरवल dt होगा और एक्सेलरेशन a होगा, यहाँ पे हाइट जो है सो a dt क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दिस स्ट्रिप. a dt is this is a dt this. ठीक है, अब अगर हम कहें कि ये तो हो गया किस स्ट्रिप का एरिया. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द एरिया, सम ऑफ मतलब ऑल द एलिमेंटल, इस तरह के स्ट्रिप्स तो ढेर सारे हैं इसमें से. यहाँ देखिए ये भी एक स्ट्रिप है, यहाँ देखिए ये भी एक स्ट्रिप है, यहाँ देखिए ये भी एक स्ट्रिप है ना. तो इस हिसाब से क्या है कि एरिया अंडर दिस कर्व इज फॉर्म्ड बाय ए लार्ज नंबर्स ऑफ दिस एलिमेंटल रेक्टेंगुलर पोर्शन. ठीक है, तो टोटल एरिया अंडर दिस कर्व क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया, इसको लिखेंगे ना यहाँ से कि मान लीजिए ए डी ए, दिस इज ए डी टी को हम मानते हैं ये एरिया डी ए हो गया, एलिमेंटल एरिया. क्या होगा ये एलिमेंट्री स्मॉल एरिया बाउंडेड बाय एटी कर्व लिख सकते हैं. आप यहाँ पे लिखिएगा कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व ए, टोटल एरिया बाउंडेड बाय
टाइम बाई टोटल एरिया अंडर 80 कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ T1 से T2 और एलिमेंटल एरिया जो है सो मतलब DA, ठीक है, एलिमेंटल एरिया DA। और ये आप लिख सकते हैं कि T1 से T2 और यहाँ से ये T1 से T2 क्या लिमिट लगाया गया है, मतलब इसी के बीच में ना हमको मतलब एलिमेंटल एरिया एग्जिस्ट करता है। और ये DA क्या हो गया, तो ADT हो गया, ठीक है। तो ADT जो हो गया वो क्या हो गया, एरिया अंडर द AT कर्व। तो अब आप लिख सकते हैं कि मतलब ये चीज टोटल एरिया अंडर द AT कर्व। अब आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ T1 T2 ADT, ठीक है। और dv मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी था हमारा v1 और यहाँ पे वेलोसिटी था मान लीजिए v2, ठीक है। अब आप लिखिए यहाँ से v1, यहाँ पे v2 से इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ T1 T2 ADT इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम। अब आप एक चीज यहां से समझ गए हैं कि जो एरिया जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर होगा वो एरिया चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करेगा, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, डेल वी है, ये है डेल वी जिसकी कहते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब एरिया के केस में ये चीज याद रखिएगा, एल्जेब्रिक सम होता है, एरिया इज द एल्जेब्रिक सम। यहाँ तो था कि सारा एरिया हमारा कितना पॉजिटिव था, ठीक है, लेकिन ऐसा केसेस भी आ सकता है एक्सेलरेशन टाइम में कि बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसा हो, ये मेरा टाइम T1 हो, ये मेरा टाइम T2 हो, तो ये जो एक्सेलरेशन में ये जो एरिया होगा ये, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एरिया, और ये जो एरिया हो गया ये निगेटिव एरिया हो गया। तो मान लीजिए कि जैसे इसका ये A1 हो गया, ठीक है, A1 एरिया है और ये A2 एरिया, ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर मुझे यहां से यहां के बीच में वेलोसिटी निकालनी है तब तो हम निकाल लेंगे यहाँ जो वेलोसिटी v1 होगा, ठीक है, और इसमें से माइनस मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा यहाँ, इसके केस में T1 से मान लीजिए T2 है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई टाइम T0 है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी T1 से T0 जब निकालना होगा तो इस छोटा सा एरिया को कंसीडर करके हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको ये T1 से T2 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल v चेंज इन वेलोसिटी तो कितना, तो टाइम T1 से T2 के बीच का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया A1 माइनस एरिया A2। ये क्या हो गया, निगेटिव एरिया जो होता है गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव एरिया, इस चीज को याद रखिएगा, निगेटिव एरिया गेट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एरिया, उसी से चेंज इन वेलोसिटी हमारा निकलेगा। देखिए एक छोटा सा सवाल जो आपको क्लियर करेगा इस केसेस में कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो है सो दिया हुआ है, तो इस फिगर में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम t बराबर 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पॉइंट पे, मतलब t बराबर 0 क्या होगा, ये पॉइंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये दे रखा है, v इनिशियल इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द फोर्थ सेकेंड। तो एंड ऑफ द फोर्थ सेकेंड का यहाँ पे वेलोसिटी जो है, मान लीजिए ये v फाइनल है, ये क्या वेलोसिटी होगी ये पूछ रहा है। आपने देखा है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, हमने क्या देखा है, डेल v, मतलब डेल v बराबर क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर
एटी कर्व। एरिया क्या है, ये जो एरिया है यही ना एरिया है, ये जो ये ट्रायंगल ये है और इसके अंदर जो एरिया है वो कैप्चर किया हुआ एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस 4 हो गया बेस, ये बेस मतलब यहां से यहां ले लिया हमने बेस 4 और इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये देखिए ये हाइट 4 यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, इंटू यहाँ पे 4 कर दिया, ये यहाँ से घटा 2 8 आ गया। ठीक है, तो मेरा डेल वी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। डेल वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 8। वी इनिशियल आपको दिया हुआ है, देखिए ये जो है ये क्या है आपका, यही ना है आपका वी इनिशियल जो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वी फाइनल इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ से वी इनिशियल इज इक्वल टू 8 प्लस 2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप ये देखिए कि जब बॉडी, मेरा बॉडी, इसको देखिए आप इसको ऐसे भी इमेजिन करिए, ज्यादा बेहतर जो है सो इससे व्यू मिलता है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन हो गया, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। ये सवाल में ये मेंशन नहीं है कि बॉडी हमारा ओरिजिन के लेफ्ट में है राइट में है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं अभी कि बॉडी हमारा यहाँ पे, ये मेरा एज्यूम्शन है। ठीक है, आपको एक फील देने के लिए मोशंस का, क्योंकि ये सवाल ये मेंशन नहीं कर रहा है कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या है। हाँ, इसने मेंशन किया है कि बॉडी जो है सो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जो है सो मूव कर रही है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मतलब क्या, राइट की ओर पॉजिटिव है, राइट की ओर क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की ओर मूव कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जो है ये भी हमारा पॉजिटिव ही है, 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, तो बॉडी क्या होगा, बढ़ भी रहा है, तो बॉडी का जो है सो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शंस में है, तो बॉडी का वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, यहाँ से यहाँ के बीच में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है इंक्रीज करेगी, बॉडी इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन हमारा घट रहा है, कि एक्सेलरेशन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इस अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी इस पॉइंट पे, बॉडी इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करती है कि नहीं करती है, तो आप चेक कर लीजिए, यहीं से देख लीजिए कि बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी अगर इसी सेम डायरेक्शंस में है, तो इस पॉइंट पे आकर के बॉडी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी को अचीव करेगी और फिर डीएक्सेलरेट में, तो फिर उसका एक्सेलरेशन घटने लगेगा। ठीक है, ये यहाँ से जो है सो ये फील आप ले सकते हैं, लेते रहिए। फिर जैसे हमारा एक केस है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे उस केस को जो है सो, कि अगर हमारा एटी कर्व के द्वारा, ये जो एटी कर्व है, ठीक है, और ये एटी कर्व हमारा ए ऐसा है और टी ऐसा है, ये हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे केस सिलेबस के आउट ऑफ हो जाता है 11th वगैरह में जो है सो, तो ये ऐसा जाता है। ठीक है, फिर भी एक छोटा सा डिस्कशन हम कर रहे हैं इसको लेकर के, एक्सेलरेशन। ये जो है देखिए यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये जो पोर्शन है ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पोर्शन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन ये देखिए यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, मतलब टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में वाली ये माइनस ए था, ठीक है, और ये टाइम के साथ क्या, डिक्रीजिंग विद द टाइम। एक्सेलरेशन जो है इस टाइम के बाद ये डिक्रीजिंग विद द टाइम, ठीक है, नहीं है, टाइम के साथ जो है सो एक्सेलरेशन घट रहा है। मान लीजिए कि ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 8 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया 1 टाइम 1 सेकेंड, और ये हो गया मेरा 8, इसके बीच का टाइम क्या हो गया, t इक्वल टू 8 है, t इक्वल टू 1 है। इस केसेस में अगर हमसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यदि इनिशियल वेलोसिटी टाइम t बराबर 0 पे, यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या मेंशन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी मेंशन है आपको टाइम t बराबर 0 पे, मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ वेलोसिटी। ठीक है, और आप पूछा जाए कि यहाँ पे क्या मेरा जो है सो वेलोसिटी होगा, तो इस केसेस में हमने कहा भी है कि कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एरिया निकालना है। ये एरिया
आपको साफ क्लियर कट दिख रहा है कि ये एरिया बाउंड किया और साथ में ये एरिया भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा नहीं एरिया। तो अब दोनों एरिया हो गया। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम पूछेंगे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या चेंज इन वेलोसिटी होगा, मतलब यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, तो हम बस इतना एरिया ही कंसीडर करेंगे। मतलब कि टी बराबर, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड, इसमें अगर निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी तो हम क्या लिखेंगे, डेल वी इज इक्वल टू इसका एरिया 5, यहाँ देखिए ये क्या रेक्टेंगल है, तो 5 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से निकला। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ देखिए ये क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 5 आ गया। और v इनिशियल यहाँ जाएगा तो v फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस v इनिशियल, और v इनिशियल का वैल्यू ऑलरेडी 5 दिया हुआ, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ का वेलोसिटी जो आपने निकाल दिया ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालिए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो आप या तो यहाँ का वेलोसिटी निकाल के इस एरिया को कंसीडर करिए सिर्फ, यानी तो यहाँ से यहाँ के भी एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम पहले जो है सो इनिशियल और इस दोनों एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो होगा, एरिया ए इज इक्वल टू, ये तो हो गया रेक्टेंगल, तो 5 इंटू 1 5 हो गया, ठीक है। और हम माइनस करेंगे, ये एरिया ट्राइंगल हो गया, तो 1/2, आधार हो गया 7, ऊंचाई हो गया 8, तो 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, तो 5 माइनस 7 चौके 28 मतलब 7 4 28, ये हो जाएगा आपको कितना, माइनस 23 मीटर पर सेकेंड, माइनस 23 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, माइनस 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर सिर्फ आप इसी एरिया को कंसीडर, यहाँ माइनस 23 मीटर पर सेकेंड एरिया आया, वेलोसिटी तो नहीं आया। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी ना, तो डेल v कितना आ गया, माइनस 23 मीटर पर सेकेंड। तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 23, v फाइनल इज व्हाट निकालना है हमको यहाँ पे, तो v फाइनल इज इक्वल टू माइनस 23 प्लस यहाँ पे v इनिशियल, तो माइनस 23, और v इनिशियल कितना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ले रहे हैं तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो 5 हो गया, ये हो गया माइनस 21 मीटर पर सेकेंड। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब इस एक्सेलरेशंस को अंडरगो किया कोई बॉडी, ठीक है, तो उसका मोशंस कैसा रहा। ये हम एक बार फिर से जो है सो एक रियल पिक्चर जो है सो देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस में मेरा कोई पॉइंट ये है जो मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन तो होगा ही क्योंकि सारी चीजें वेक्टर है, तो किसी न किसी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करें, कहीं ना कोई रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे ही। ये हो गया हमारे पूरे सवाल में, ये कहीं नहीं दिया गया है कि बॉडी हमारा है का, ओरिजिन के लेफ्ट में है, ओरिजिन के राइट में है, मुझे नहीं पता, बट मैं बस ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं रियल फील के लिए मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, आप अपोजिट भी एज्यूमशन कर सकते हैं, पर मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि बॉडी हमारा जो है वो यहाँ है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैसे, तो 5 मीटर पर सेकेंड से, ये दिया हुआ है 5 मीटर है। अगर ये -5 मीटर होता तो हम दिखाते बॉडी को इधर मूव कर रही है, अभी फिलहाल हम इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। इस पे एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में लगता है, और ये एक्सेलरेशन लगता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगता है 0 से 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड पे तक आने में तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो 1 सेकेंड में सपोज की बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ जो है अब इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई v1, और एक्सेलरेशन जो है वो तो फिलहाल वही है, लेकिन अब देखिएगा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लग रहा है, 5 सेकेंड पे 1 सेकेंड के एक्सेलरेशन -8 मीटर लग रहा है। 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन अगर -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस बार किधर को लग रहा है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में -8 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि इसके पास सम इनिशियल वेलोसिटीज है, तो ये जो है सो डी एक्सेलरेट होता हुआ आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। आगे जब वो मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आएगा जब वो डिक्सेलरेट हो करके उसकी वेलोसिटी v जो है सो 0 हो गई रहेगी,
और एक्सेलरेशन जो है सो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस बॉडी पे लग ही रहा होगा, ये एक्सेलरेशन लग ही रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लगने की वजह से ये वेलोसिटी जो है वो हमने 0 अचीव कर ली। तो अब देखिए, अब वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन किस तरह अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब बॉडी जो है सो हमारा इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगी और इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगी और तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि ये वेलोसिटी जो है, ये अपना वेलोसिटी कितना ले आती है, तो -21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है सो लास्ट में इस टाइम पे t=7 पे, मान लीजिए कि t=7 पे बॉडी में यहाँ है, यहाँ आ गई, तो ये जो बॉडी आई इधर, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -21 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे तो अगर आप देखिए इस सवाल को बनाने में आपको ये तो नहीं पता चला कि बॉडी ने मतलब कैसे रेस्ट में एज्यूम किया, ये तो आपको इसी पिक्चरियल मोशन डायग्राम से पता चलता है। तो ये मोशन डायग्राम होता है एक्चुअली, जब आप मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं तो हमने ये मोशन डायग्राम डिस्क्राइब किया। मैंने देखा भी कि बॉडी 0 आ गई, -8 मीटर पर सेकेंड की डीएक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में बॉडी की वेलोसिटी घट के 0 आ गया, उसके बाद जब 0 हो गई तो उस डीएक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में वो जो है सो टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करता रहा, कब तक, जब तक कि वो -21 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव ना कर ले। ये आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से कंक्लूड करना सीखा। अब चलते हैं रिलेशंस बिटवीन द VT एंड AT कर्व। देखिए ये सिंपल सा रिलेशन है, इसमें कोई ज्यादा खास ये बात नहीं है कि अगर आपको AT कर्व दिया हुआ है तो उसके स्लोप से आप रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन VT कर्व दिया हुआ है तो उसी का स्लोप में आपको AT कर्व दे देगा। कैसे दे देगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि अब इतना मैं ड्रॉ करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो जैसे आप देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये मेरा जो है तो वेलोसिटी का कर्व है, यहाँ वेलोसिटी प्लॉटेड है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम t ग्राफ। अब हमको इस ग्राफ से एक्सेलरेशन ग्राफ निकालना है कि एक्सेलरेशन कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, एक चीज देखिएगा कि हम तो जानते हैं कि स्लोप ऑफ द VT कर्व, ठीक है, वी सिंपली नो दैट द स्लोप ऑफ VT कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ VT कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमें पता है। जब ये हमें पता है तो ये चलिए लीजिए, अब देखिए कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। हमने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। चलिए स्लोप डालना है तो स्लोप डालते हैं, ये यहाँ काटा और ये यहाँ काटा। अब अगर देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीजेस। तो एंगल इंक्रीजेस, सो 0 से t टाइम में आप ये लिख सकते हैं सिंपली from time equal to 0 to t equal to ta, slope of VT curve increases and so acceleration increases। देखिए इस टाइम को जो है सो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है और यहाँ से बीच में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशंस का ये प्लॉट कर दिया। अब आप देखिए ये पॉइंट लीजिए, ये के बियॉन्ड ये 3 पॉइंट है। अब तो यहाँ इस पॉइंट पे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्लोप हो गया और इस पॉइंट पे स्लोप मेरा ऐसा बना और इस पॉइंट पे मेरा स्लोप जो है ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो है ऊपर जब आप देखते हैं तो स्लोप का, देखिए स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसके कंक्लूज करने का सिंपल तरीका है स्टीपनेस ऑफ स्लोप को देखिए, स्टीपनेस ऑफ स्लोप। अगर वो स्टीपनेस बढ़ रही है या घट रही है उसी से कंक्लूड हो जाता है। तो आप तो इसमें स्टीपनेस से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि TA से TV के बीच में जो है स्लोप घट रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम टाइम TA से TV क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ VT कर्व डिक्रीजेस। और देख रहे हैं कि TV पे जाकर के तो स्लोप काफी हॉरिजॉन्टली हो जा रहा है, यहाँ तो स्लोप हॉरिजॉन्टली हो गया। हॉरिजॉन्टल स्लोप का क्या मतलब हो गया कि हमारा जो है सो एक्सेलरेशन 0 हो गया। स्लोप हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सेलरेशन 0।
तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन टीवी पॉइंट पे 0 ले लिया, और चूंकि स्लोप घट रहा था तो ये जो है सो मेरा डिक्रीजिंग स्लोप का सिनेरियो जो है ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ से इस पॉइंट से अभी तक तो आपने देखा कि वेलोसिटी के साथ टाइम बढ़ रहा था, तो ये 0 से मतलब ये यहाँ से यहाँ के बीच का जो था ये पॉजिटिव स्लोप को शो कर रहा था, घट या बढ़ जो भी रहा हो, लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप को शो कर रहा था। लेकिन अब आप देखिए टीबी से लेकर के जो भी आगे का पॉइंट है ये निगेटिव स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप, और ये है निगेटिव स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब आप जरा देखिएगा कि निगेटिव के केस में जैसे हम लेते हैं ये पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए और एक पॉइंट ये ले लीजिए। अब देखिए जब आप स्लोप डालेंगे तो स्टीपनेस जो है देखिए, और फिर तो आप एक चीज जो स्लोप इस पे डालेंगे, यहाँ मैं क्लियरली नहीं कर पा रहा हूँ, इसको ऐसा करते हैं कि इस कर्व में देख लें। इट इज टू क्लियर द पोर्शन कि ये मान लीजिए कि ये टाइम हो गया टीबी, और कर्व मेरा कैसा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ना। तो देखिए जरा सा ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट जब आप लेंगे तो टेंजेंट कैसा होगा, और जब ये पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट कैसा होगा। ठीक है, यहाँ ये जो एक्स एक्सिस को, यहाँ तक तो एक्स एक्सिस पहुंचाना मुश्किल, आप यहीं ले आइए एक्स एक्सिस को उठा करके, ये जो एंगल हुआ और ये जो एंगल हुआ, अब देखिए इस पॉइंट पे एंगल θ1 था सपोज करिए, और इस पॉइंट पे एंगल θ2 था। आपको दिख रहा है कि θ1 जो है सो बड़ा है θ2 से, लेकिन स्लोप जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो स्लोप क्या होता है, tan θ1, ठीक है, और ये हो जाएगा tan θ2, tan θ1 स्लोप होता है और tan θ2 स्लोप होता है, ये होता है ना। तो एक तो है ट्रिग्नोमेट्री से देख लीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से जब आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि स्लोप जो है सो ऐसा है, क्योंकि जब π/2 से जब tan मतलब थीटा जब π/2 से इंक्रीज करती है तो tan थीटा की वैल्यू जो है सो नेगेटिव डायरेक्शन में रिड्यूस करना स्टार्ट करती है, क्योंकि π/2 पे tan थीटा की वैल्यू जो होती है -π/2 होती है। इतना मैथमेटिक्स में हम ना जाएं, ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री से क्लियर करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए यहाँ पे कि ये लाइन जो है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। अब एक चीज बताइए, स्लोप है क्या, स्टीपनेस है। ये देखिए ये इसका स्टीपनेस देखिए और इसका स्टीपनेस, सबसे ज्यादा स्टीपनेस किसका है, मतलब जो गिरने का जो रेट है, ढलान जो है L2 का है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ L2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ L1। ठीक है, इसी से क्लियर हो गया। तो L2 मतलब स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ L1, इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि TB से TC तक जो है तो फिर मेरा स्लोप जो है सो इंक्रीज किया, बट नेगेटिवली इंक्रीज किया। तो यहां मेंशन कर लीजिए स्लोप ऑफ BT कर्व इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहा, TB, फ्रॉम टाइम TB टू TC। और यदि ये इंक्रीज किया है तो इसका मतलब है, और ये इंक्रीजेस फ्रॉम टाइम TB टू TC इन नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पोर्शन जो होगा यहां से ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और सिंपली इस पॉइंट पे जब आप यहां से नीचे जब बढ़ेंगे ये डिक्रीजिंग स्लोप को शो करता है। ये पोर्शन क्या शो करता है, डिक्रीजिंग स्लोप। ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ करिए और स्टिफनेस निकालिए, उसी से पता चल जाएगा। डिक्रीजिंग स्लोप मतलब एक्सेलरेशन जो है सो हमारा रिड्यूस करेगा। और आप देखिए कि यहाँ से जो है सो लाइन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लास्ट पोर्शन पे जाकर के टेंजेंट 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आकर के एक्सेलरेशन जो है सो 0 अचीव किया। तो आप VT कर्व से AT कर्व को निकाल सकते हैं। छोटा सा डिस्कशन प्रेजेंट किया गया था कि आप जाने कि स्लोप से हम कैसे जो है सो AT कर्व प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, एंड नाउ दिस इज समरी कि ये जो चीज तो पहले भी आपने देखा है, लेकिन एक बार मैं समराइज कर दूं कि जो ST कर्व होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जब कर्व होता है तो उसका स्लोप वेलोसिटी देता है।
लेकिन उसका एरिया से कोई क्वांटिटी कंक्लूड नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप वेलोसिटी देता है, बट नथिंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम इट्स एरिया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, इससे आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, अभी अभी जो हम इससे पहले निकाल रहे थे पिछले स्लाइड में, ठीक है। और एरिया जब निकालना होगा तो हम बस करना क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में जो एरिया बाउंडेड होगा उसको निकालेंगे। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में तो स्लोप जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन देता है, और ये चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है, रिसेंटली डिस्कस किया है हम लोगों ने। एंड दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी